हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईके कोचिंग क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं और उसके अंदर हमें और क्या फर्दर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। पिछले पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से लिखूंगा, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। राइट। अब ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन था जो कम से कम एक लाइन में आया है। इसके अंदर मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, वाटर कितना आएगा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है और वाटर किस फॉर्म में आएगा। राइट। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। राइट। तो सबसे पहली बात कि अगर मुझे ये रिएक्शन एक ही जगह पर, एक ही पार्ट के अंदर किसी जगह पर लिखना है 3-4 बार, तो मुझे पूरी पूरी लाइन हर बार लिखनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल चीज है। दूसरी चीज, इस इक्वेशन, इस वर्ड फॉर्म में जो मैंने रिएक्शन लिखा है, इससे मुझे कहीं कुछ पता नहीं चलता कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है। कोई इंफॉर्मेशन मुझे इससे नहीं मिल पा रही है। राइट। और भी बहुत सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन हमें मुझे इससे नहीं मिल रही है, जैसे कि मुझे ऑक्सीजन को कितना इस्तेमाल करना है, ये किस फॉर्म में होगा, कोई और क्या कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर मुझे इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं, क्या जैसे कि हीट मुझे देनी पड़ेगी कि नहीं, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर तो नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है। मान के चलिए कोई रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ रही है, तो वो कम से कम एक पैराग्राफ में लिखा जाएगा और उसको बार बार लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसका एक आसान तरीका क्या निकाला गया कि क्यों ना मैं इसको इसके फॉर्मूलों के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दूं। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा लिख दूं, हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 और वाटर को H2। तो यहां से मुझे इतना तो पता चला कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर इस तरीके से बन रहा है। फिर मैं इसमें और भी फर्दर इंफॉर्मेशन एड ऑन कर सकता हूं। अभी देखेंगे हम कैसे करेंगे उस इंफॉर्मेशन को एड ऑन। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा काम मेरे लिए आसान क्या होगा, मेरे को इतनी बड़ी इक्वेशन, मतलब इतने वर्ड फॉर्मेट में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक चीज जो मेरे को फायदा मिला। राइट। तो हम इसको समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं केमिकल इक्वेशन, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the help of chemical formulae and symbols of the substances involved। क्या मतलब बना इसका? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल फॉर्मूले और सिंबल्स का इस्तेमाल करके, उनका जो कि इसमें इन्वॉल्व है। राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हम फॉर्मूले और सिंबल्स की मदद से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देता हूं कि बैलेंस्ड क्या होती है और अनबैलेंस्ड क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन लिखा कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम reacts with oxygen to give magnesium oxide। right।
मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा और क्या दिया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। अब ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है? देखिए आपको ये देखना है कि जो रिएक्टेंट साइड है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज आपस में रिएक्ट होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो बन करके मिलता है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो बन करके मिलता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जितने इसके एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के, जितने भी इसमें एलिमेंट मौजूद हैं, उनके जो जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उन एलिमेंट के यहां पर भी होने चाहिए। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट of an element present on the reactant side should also be present on the product side। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम का यहां पर एक ही एटम है, कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि यहां पर एक एटम है, और यहां पर देखिए यहां पर भी मैग्नीशियम का एक एटम है। लेकिन ऑक्सीजन की बात देखिए, ऑक्सीजन यहां पर दो एटम है, यहां पर एक ही एटम है। तो अब मुझे यह नहीं पता कि ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये कहां गया, कोई मेंशन नहीं है, ना तो गैस बन के उड़ रहा है, ना कहीं पर क्या कहते हैं किसी और के साथ में एड ऑन हो रहा है, राइट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर मुझे प्रॉपर अमाउंट ऑफ एटम्स नहीं मिलते, जितने रिएक्टेंट्स में है नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के उतने प्रोडक्ट में नहीं मिलते हैं, तो हम उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पर इस तरीके से मैंने इसको बैलेंसिंग कर दी। बैलेंसिंग सिखाएंगे आपको आगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे बैलेंसिंग के ऊपर, लेकिन यहां पर अभी इतना समझ लीजिए कि अब देखिए यहां पर दो मैग्नीशियम के एटम्स हो गए। यहां पर जब मैंने यहां पर 2 लिखा तो इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg, which indicates that there are 2 magnesium atoms, राइट। अब यहां पर देखिए यहां पर 2 लिखने का मतलब है मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गए तो टोटल कितना मैग्नीशियम हो गया इसमें, टोटल 2 एटम हो गए मैग्नीशियम के। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स कर दिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स करते ही यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि इसके अंदर 2 एटम्स टोटल हो गए मैग्नीशियम के। यहां भी 2 थे रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। अब ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं यहां पर, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यानी कि अब दोनों के दोनों तरफ बैलेंसिंग हो गई है। जितने एटम्स यहां पर हैं उतने ही एटम्स यहां पर है। तो बैलेंस्ड कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंस करके क्या लिखेंगे हम यहां पर, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट is equal on reactant and product side, राइट। जब बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होगा तो उसे बैलेंस कहेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे हम अनबैलेंस कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत है क्यों, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आइए समझते हैं इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ऐसा पूछा जाता है। तो नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, क्या नीड है इसकी, आइए समझेंगे इस बात को। देखिए नीड ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी रिएक्शन को लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने आपसे कहा कि अगर यहां पर एक एटम है तो यहां पर मैग्नीशियम का भी एक ही एटम है, राइट। ऑक्सीजन के अगर 2 एटम है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ऑक्सीजन कहां गया, इसका मतलब एक ये चांस हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया,
क्योंकि मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना गैस की तरह निकल रहा है, ना किसी और एलिमेंट्स के साथ में या किसी और जगह पर जा रहा है किसी तरीके से, राइट। तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आपने एक इक्वेशन, एक वो पढ़ी थी, लॉ पढ़ी थी, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने 9th क्लास के 3rd चैप्टर में पढ़ी थी। ये लॉ ये कहती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आप एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो उसके अंदर ना तो मास क्रिएट होगा ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा, विच मीन्स कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में है, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ये कंपलसरी है। तो अब तो ऐसा हो नहीं रहा, होना चाहिए क्योंकि ये लॉ है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मुझे इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इसको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, लॉ गलत नहीं हो सकता है, लॉ कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉ किस वजह से, बिकॉज वो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। वैसा ही आप नेचर में हर जगह पर देख रहे हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हुआ होता तो मतलब कुछ नहीं इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय होता, और डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, ये हम देख चुके हैं, हमने लॉ में पढ़ा है, नेचर में हमने इस चीज की ऑब्जर्वेशन देखी, हमने देखा समझा, तभी इस लॉ के बारे में हमने लिखा कि ऐसा लॉ होता है कि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यानी कि अब हमें इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग का तरीका एक अलग वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन बैलेंसिंग करने की वजह क्या है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क के अंदर, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which states that mass can neither be created nor be destroyed। अब इसके बाद में हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस के ऊपर ही। जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन देखते हैं, बैलेंसिंग तो उसके अंदर जरूरी है ही है, क्योंकि वो तो हमें लॉ को सेटिस्फाई करवाने के लिए जरूरत है उसकी, लेकिन उसके अलावा हमें कई और फर्दर इंफॉर्मेशन भी उसमें एड ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि हर रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन भी जरूरी होती है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी मेंशन्ड। फर्स्ट होता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, गैस जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एक्वस जिसे हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चीज को समझिएगा, मान के चलिए आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उस रिएक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, आपने उसको लिया और रिएक्ट कराने की कोशिश करी। अब जो प्रोडक्ट है वो गैस की फॉर्म में आने वाला है, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं। आप लेके बैठे हैं बीकर कि भैया बीकर में लिक्विड की फॉर्म में आएगा और मेरे को बीकर में मिल जाएगा, लेकिन वो तो गैस बन के उड़ गया। तो इसीलिए ये चीज का मेंशन होना बहुत जरूरी है कि जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बन कर रहा है, तो उसकी क्या स्टेट होगी। मान के चलिए आपको रिएक्शन करना, और रिएक्शन करने के लिए जो सब्सटेंसेस आपको इस्तेमाल करने हैं वो सॉलिड फॉर्म में चाहिए थे, लेकिन आप लेके बैठे उसको गैसियस फॉर्म में। अब वो रिएक्शन हो ही नहीं रहा। आ रही बात समझ में? तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप रिएक्शन कर रहे हैं उसमें उसकी स्टेट को मेंशन करें, राइट। देन सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट के बेसिस पर 2 रिएक्शंस होते हैं। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, राइट, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट देंगे
बेसिकली एक फॉर्म ऑफ हीट देंगे, तो ये सिल्वर अलग कर देगा और क्लोरीन अलग कर देगा, राइट। ये रिएक्शन आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन सिल्वर क्लोराइड को जब आप हीट करेंगे तो वो सिल्वर अलग कर देगा, क्लोरीन को अलग कर देगा, यानी कि ये रिएक्शन करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। और जब आपको हीट देनी होती है तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप देखिए मैंने यहां पर मेंशन करा सनलाइट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि आपको क्या चीज देनी। मान के चलिए मैं AgCl लेके बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि भैया ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, लेकिन मैं सनलाइट देख नहीं रहा, डार्क रूम में बैठा हूं, कोई लाइट नहीं है जिसके अंदर, तो क्या कभी अलग हो पाएंगे? तो इसके लिए ये चीज मेंशन होनी भी तो जरूरी है ना रिएक्शन के अंदर कि भैया हमें सनलाइट देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग होगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकल रही है उसमें से, जैसे कि मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताया था पिछले पार्ट में आपको रिएक्शन बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और साथ साथ में हीट मिलती है। तो इस टाइप के रिएक्शन को जिसमें हीट मिल रही है आपको, यानी कि हीट निकल रही है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। देखिए सिंपल तरीके से याद करिए कि हीट एग्जिट हो रही है तो एक्सोथर्मिक, हीट एंटर करानी पड़ रही है यानी कि उसको देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक। एग्जिट एक्सोथर्मिक, एंटर एंडोथर्मिक, राइट। हीट को एंटर कराना पड़ रहा है एंडोथर्मिक, हीट एग्जिट हो रही है तो एक्सोथर्मिक, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि ट्रांसफर ऑफ हीट मेंशन करना जरूरी है। ये तो बहुत कम हीट होती है, सिर्फ कंटेनर को हल्का सा गर्म करती है। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इतनी हीट निकलती है कि वो लोहे तक को पिघला सकती है। तो अगर उस रिएक्शन को आप बिना किसी क्या कहते हैं सेफ्टी के करेंगे तो उसमें आपके जलने का भी खतरा है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर हीट निकलेगी तो कैसे उस रिएक्शन को बिना सेफ्टी के अगर आप करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, राइट। तो इसीलिए ये मेंशन होना जरूरी है कि रिएक्शन में हीट निकल रही है या नहीं निकल रही, या देनी पड़ रही है कि नहीं देनी पड़ रही, राइट। देन थर्ड इज स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशंस का मतलब ये है कि जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होते हैं या पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। कई ऐसे रिएक्शन आप देखेंगे आगे जाके, तो वो रिएक्शंस के अंदर वो स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, या आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जब आप हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये हीट का ही एक सिंबल है, राइट। तो ये आपको देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। रिएक्शन को मत समझिए कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये क्या होता है या ये क्या होता है, इसको अभी मत समझिए, जब आएगा टॉपिक तब समझाएंगे। लेकिन ये समझिए कि इस रिएक्शन को जब करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह जाएगा तो भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसपे ये रिएक्शन हो सकता है, तो मुझे वो स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन करनी जरूरी है। किसी रिएक्शन के अंदर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कई सारे रिएक्शन आप देखेंगे तो स्पेसिफिक कंडीशन का मेंशन होना भी जरूरी है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि स्पेसिफिक कंडीशन है कुछ इसमें, मैं करने बैठा हूं तो रिएक्शन हो गई, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज कैटलिस्ट। हालांकि इसमें इतना कुछ आपको नहीं है, इसका एग्जांपल वगैरह इतना कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप इस आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हो सकता है देखेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है वो 15 से 20 मिनट में हो रहा है, तो 15 से 20 मिनट एक लंबा टाइम स्पैन है एक रिएक्शन के होने का। तो अगर आप चाहते कि वो रिएक्शन 5 मिनट में हो जाए, जो आप बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाए, तो बहुत जल्दी कराने के लिए आप एक सब्सटेंस को उसमें डाल देंगे। वो सब्सटेंस खुद तो कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है आपने अभी नहीं जानना है, जब आप 11th-12th में जाएंगे तब आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि काफी डीप कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब है इसका, वो ये समझ लीजिए कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है
जो कि के रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि टाइम पीरियड को कम कर देता है। कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा है उसको कम कर देगा, रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। तो वो कैटेलिस्ट मेंशन करना भी जरूरी है। अब मैं बैठा हुआ 20-25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है मुझे एक रिएक्शन को करने में, क्यों ना मैं आसानी से उसमें कैटेलिस्ट डालूं और 5 मिनट में रिएक्शन खत्म हो जाए, मेरा तो फायदा है कि नहीं। तो वो रिएक्शन में अगर कोई कैटेलिस्ट डल सकता है जिससे रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए, तो वो कैटेलिस्ट मेंशन करना भी जरूरी है। तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमें मेंशन करना एक रिएक्शन के अंदर जरूरी होता है, ताकि उस रिएक्शन को सही तरीके से करा जा सके, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा जा सके, राइट। तो आज के पार्ट में हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनेगी, अच्छे से आपको समझाएंगे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।